जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी एफकैट का दूसरा एग्ज़ाम एफकैट 2 2023 आने वाला है। सितंबर में उसकी इसी अगस्त में ही उसकी डेट है। तो उस एग्ज़ाम में आने वाले ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ये सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ इसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ होंगे, यानी वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बेसिकली वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022 फॉर हिज स्टेलार परफॉर्मेंस। तो किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो सही जवाब है सूर्य कुमार यादव को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर क्रिकेट से ही रिलेटेड और अगर हम बात करें तो इंडिया की ही हैं रेणुका सिंह। इनको क्या अवार्ड मिला है? इनको मिला है आईसीसी के इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या मिला है? आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसको मिला है? रेणुका सिंह को मिला है। और ऐसे ही एक अवार्ड की लिस्ट में है ऑस्ट्रेलिया की हैं ताहिला। ठीक है, ताहिला मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। इनको दिया गया है आईसीसी T20 विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है T20 के 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ग्राफिक नॉवेल लॉन्च्ड ऑन द सीएम मिनिस्टर मीन्स चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बर्थडे। तो योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर एक नॉवेल लॉन्च किया गया है। क्या नाम है उस नॉवेल का? तो सही जवाब है, उस नॉवेल का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, कैसे? क्योंकि अजय कुमार बिष्ट नाम है इनका, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इनका ओरिजिनल नाम जो है वो अजय कुमार बिष्ट है। और वहाँ से इनका जो सफ़र है अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये उनकी नॉवेल का नाम है जो उनकी लाइफ पे बेस्ड है। इस नॉवेल को लिखा किसने है? इस नॉवेल के राइटर हैं शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता इस नॉवेल के राइटर हैं और शांतनु गुप्ता ने ही इन्हीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही 2 और नॉवेल्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एक है योगी आदित्यनाथ द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दूसरा नॉवेल जो शांतनु गुप्ता जी ने लिखा है इन्हीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही, उसका नाम है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ गरुण कमांडो फोर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो जैसे आर्मी में है स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो और नेवी के लिए होते हैं मार्कोस। ठीक है, वैसे ही जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी एक अपनी स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है गरुण कमांडो फोर्स। ठीक है, तो इनका जो मोटो है वो मोटो क्या है? मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस। एक्चुअल में इसका हिंदी में मोटो है जिसका मतलब है कि प्रहार से सुरक्षा। प्रहार से सुरक्षा, और उसी का जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है डिफेंस बाय ऑफेंस। ठीक है, क्या हुआ था कि 2003 में जब 2001 में जेएनके का 2001 में क्या हुआ था जेएनके में। ठीक है, जेएनके में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी वजह से एयरफोर्स को लगा कि हमारी भी एक स्पेशल फोर्स यूनिट होनी चाहिए, और उसी के बाद से 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज़ कर दिया था कि जैसे मार्कोज है, जैसे स्पेशल फोर्सेस है, वैसे ही अपना एयरफोर्स का भी एक गरुण कमांडो का जैसा एक यूनिट होगा। 2003 में ये हो गया था। और पहली बार ये जब वर्क में आया था, मतलब ये इन स्ट्रीम लाइन आ गया था, तो वो था 2004 में, फरवरी 2004 में ये गरुण कमांडो जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट प्रॉपरली हो गया था, एक्शन में आ गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज क्रिएटेड बाय अ प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर है, उससे एक इमेज क्रिएट की गई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है या ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर की ये ऐसे स्पेसिफिकेशन दिखाया जाता है कि इधर जो है वो सिल्वर कोटिंग है और इधर वो है जो मेन मिरर है। तो क्वेश्चन ये है कि सेंटेंसेस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स हैं, आपको उस प्लेन मिरर के बारे में सेंटेंसेस को पढ़ के उनको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है सेम इन साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज होगी अब वो क्या ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। दूसरा स्टेटमेंट है डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। देखिए मान लीजिए ये कोई मिरर है और यहाँ पे कोई इमेज रखी गई है, ठीक है, या यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इसकी जो इमेज होगी ना, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ की है उतनी ही दूरी पे इसका इमेज बनेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज भी सेम डिस्टेंस पे होगा, मतलब जो डिस्टेंस x है वही डिस्टेंस y भी होगी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी बोथ 1 एंड 2। अब अगर प्लेन मिरर के बारे में और बात करें तो मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये इस पे है नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो यहाँ से अगर कोई रे इस पे आई तो जो एंगल, मान लीजिए ये एक कोई रे है, सन रे है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये इधर निकल जाएगी। अब ये एंगल जो है इसको बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल होता है आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर के केस में एंगल आई जो होता है वो इक्वल होता है एंगल आर के, ठीक है। फर्दर किसी क्वेश्चन में इस आ सकता है तो आपके लिए ये ईजी रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो सही जवाब है विटामिन डी, ठीक है। क्यों? इसमें रूट वर्ड है ऑस्टियो, इट इज़ रिलेटेड टू बोन्स, ठीक, बोन से रिलेटेड है इस वजह से। और वैसे भी बोन के बोन हेल्दी रहे उसके लिए क्या, कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? विटामिन डी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में वैसे होता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में एक ऐसी कंडीशन होती है, एक डिजीज़ होती है जिसमें जो बोन की डेंसिटी है ना वो कम हो जाती है, मतलब बोन्स जो होती हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स बहुत ईजिली हो जाते हैं। मतलब कोई इंसान होगा जिसको अगर ये बीमारी होगी तो उसको फ्रैक्चर्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, ज़रा सा भी अगर कहीं गिरा तो चोट लगी तो हड्डी टूट जाएगी। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं ये बाकी की जो विटामिन्स हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो मैं आपको लिस्ट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं रतौंधी, ठीक। फिर आता है विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी। फिर आता है हमारा B2, इसके लिए एक, इसकी कमी से एक बीमारी होती है, क्या होता है? अरिबोफ्लेविनोसिस, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। फिर विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। फिर आता है विटामिन B5, इसकी कमी से होता है पैरेस्थीसिया, ओके। फिर आता है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑल्दो एक आयरन की कमी से भी होता है बट B6 भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर क्या होता है? विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? डर्मेटाइटिस, यानी स्किन डिजीज होती है, डर्मेटाइटिस, ओके। फिर आता है क्या, हमारा आता है विटामिन B9 एंड B12। इन दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है? इनकी कमी से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी स्पेलिंग ऐसे होती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, या फिर स्वेलिंग ऑफ गम्स, ठीक है, मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, विटामिन सी की कमी से होता है।
जैसा कि मैंने बताया विटामिन डी, हड्डियों की कमज़ोरी आ जाती है विटामिन डी में, तो कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और जैसा कि मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, लेस फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो विटामिन डी का इस्तेमाल जो है वो आप करते रहिए। और विटामिन के बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में से है, विटामिन के की कमी से क्या होता है कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना वो होना बंद हो जाती है। कभी अगर किसी को चोट लगती है, देखते होंगे उसका खून बंद ही नहीं होता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर विटामिन के की कमी है, क्योंकि अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो रुकेगा नहीं। और वो कमी किसकी वजह से होती है, विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, क्वेश्चन है, रिनोन्ड तबला प्लेयर श्री जाकिर हुसैन हैज़ बीन अवॉर्डेड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2023। तो 2023 में 25 जनवरी 2023 को जाकिर हुसैन जी को दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। कब दिया गया, 25 जनवरी 2023 को इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अब अगर जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा और अगर जानें तो इनका जन्म हुआ था 1951 में, ठीक है। इनके पिताजी जो थे वो भी एक बहुत बड़े तबला प्लेयर थे, उनका नाम क्या था, अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन जी के पिता का नाम था अल्लाह रखा, वो भी एक बहुत बड़े तबला प्लेयर थे। अगर बात करें जाकिर हुसैन को और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो इनको 1988 में पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण इनको 1988 में मिला। फिर पद्मश्री इनको मिला था, पद्म भूषण मिला था इनको 2002 में, ठीक है, पद्म भूषण 2002 में मिला था, और पद्मश्री इनको मिला था 1988 में। और अगर तीनों अवार्ड्स की बात करें तो हायरार्की के अगर टर्म में देखें तो छोटे से बड़े के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है पद्मश्री, फिर इससे बड़ा अवार्ड होता है पद्म भूषण, और फिर इससे बड़ा अवार्ड होता है पद्म विभूषण, और फिर पद्म विभूषण से बड़ा होता है हमारा सबसे बड़ा भारतीय सम्मान जो कि है भारत रत्न, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जी को ये तीनों अवार्ड कौन कौन से, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल चुका है, ठीक है। जाकिर हुसैन को और कौन से अवार्ड मिले, 1990 में इनको 1990 में संगीत नाटक अकादमी भी अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जाकिर हुसैन को कब मिला, 1990 में। तो बहुत ही फेमस पर्सन है और म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन म्यूज़िकल इंडस्ट्री में। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वी कट एन ऑनियन, जब एक प्याज काटते हैं, द सिंथेज एंजाइम कन्वर्ट्स द एमिनो एसिड सल्फोक्साइड्स ऑफ द ऑनियन इनटू विच एसिड। तो जब प्याज को हम काटते हैं तो प्याज के जो सिंथेज एंजाइम होते हैं वो एमिनो एसिड सल्फोक्सिड्स को कन्वर्ट करते हैं। कौन से एसिड में कन्वर्ट करते हैं? तो सही जवाब है सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। खैर, अगर इसके बारे में और थोड़ा सा जानें तो जैसे साइट्रिक एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो फ्रूट्स होते हैं ना, बेसिकली जो जूसी फ्रूट्स होते हैं या साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें ये क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। अगर आप नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसको एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो गलत ना करिए। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल, हाईली कोरोसिव मिनरल एसिड होता है, ठीक है। कोरोजन इससे बहुत ज़्यादा होता है, किससे? नाइट्रिक एसिड से। सल्फेनिक एसिड जैसे कि मैंने बताया, इसको विट्रॉयल भी कहते हैं। सल्फेनिक एसिड का एक और कौन सा नाम है, नोट कर लीजिएगा, विट्रॉयल,
ठीक है। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, विट्रॉयल कहते हैं। सल्फेनिक एसिड तो हमने पढ़ लिया प्याज के केस में, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं विट्रॉयल, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट बेसिकली ये पूछ रहा है रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा में देखिए, व्हेन बैंक डिपॉजिट्स इट्स एक्सेस मनी इन आरबीआई, देन आरबीआई प्रोवाइड सम इंटरेस्ट टू दैट बैंक, दिस इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। तो क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई एक बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे रहा आरबीआई। अब इस बैंक के पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया, उस एक्स्ट्रा पैसा को बैंक ने क्या किया, आरबीआई ने सबमिट कर दिया। मतलब बैंक ने क्या किया, आरबीआई में सबमिट कर दिया। अब आरबीआई क्या करेगी, उस पैसे पे क्या करेगी, उस रुपए पे कुछ इंटरेस्ट देगी, ठीक है। उस पैसे को मार्केट में लगाएगी और उससे कुछ इंटरेस्ट आएगा, और वो इंटरेस्ट जो है वो इस बैंक को आरबीआई वापस दे देगी। तो वो जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट होगा ना, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ लॉन्च्ड विच राउंड ऑफ उड़ान स्कीम इन अप्रैल 2023। तो सबसे पहली बात हम जान लेते हैं उड़ान है क्या। सिंपल सी भाषा में उड़ान ये है एक एक्रोनिम है, मतलब इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो जो प्लेन के टिकट्स हैं उनको और सस्ता करने के लिए, और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और भी ज़्यादा लोग प्लेन से सफ़र कर सकें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये स्कीम लॉन्च की थी। कब लॉन्च की थी, अगर आप इसकी बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 21 अक्टूबर 2016 को। सबसे पहली बार ये लॉन्च हुआ था 21 अक्टूबर 2016 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। कौन सी, उड़ान, बेसिकली उड़ान 1 कह सकते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसको और भी फेजेस में बढ़ाया गया, और अभी हाल ही में इसका 5वां वर्जन मीन्स उड़ान 5.0, तो इसका 5वां जो राउंड है वो अभी लॉन्च किया गया। कब, अप्रैल 2023 में। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। पहली बात तो देखिए डक्टाइल होता क्या है। सिंपल सी भाषा में मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो होता है डक्टाइल, मेटल्स होते हैं डक्टाइल, और एक होता है मैलिएबल। क्या होता है इनमें फ़र्क, तो डक्टाइल का मतलब होता है कि ऐसा मेटल जिसको तार के रूप में बनाया जा सके, वो उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि सोना एक डक्टाइल एलिमेंट है, तो उसका मतलब हुआ सोना जो है उसको तार के रूप में फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया डक्टाइल। बाय द वे, अगर जैसे मैंने गोल्ड की बात की है, तो गोल्ड जो होता है ना, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट होता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है ये, ठीक। और मैलिएबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मेटल को, मान लीजिए ये एक पीस ऑफ मेटल है, इसको पीट कर एक परत के रूप में अगर फैलाया जाए, तो मतलब हुआ कि वो मैलिएबल है। ये होती है प्रॉपर्टी मेटल्स की। अब क्या होता है कि कुछ मेटल्स होते हैं जो कि डक्टाइल होते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक, ये डक्टाइल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, जैसे कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है। अब कार्बन को आप जैसे ही पीटोगे ना तो वो टूट जाएगा, वो बहुत ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब कि आसानी से टूट जाता है, ना वो डक्टाइल होता है ना मैलिएबल होता है, ना वो तार के रूप में बनाया जा सकता है, ना ही उसको किसी एक शीट या परत के रूप में ढाला जा सकता है, वो ब्रिटल होता है। तो नॉन मेटल्स तो डक्टाइल नहीं होते हैं, तो ये सेंटेंस है गलत। अब बात कर रहा ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, देखते हैं क्या सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं, तो नहीं। जैसे अगर आप बात करें मरकरी की, मरकरी मेटल होता है बट रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। अब लिक्विड को तार के रूप में तो बनाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो बिल्कुल सही है। मतलब कि जनरली क्या होता है कि लगभग मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। तो सही जवाब है 3, मीन्स केवल 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन कह रहा है कि विच रेफरेंस विद रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के हिसाब से। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स फॉर द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ ओनली। तो ये बाय द वे ये स्टेटमेंट है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि फेथ ओनली के साथ साथ में, फेथ के साथ साथ में यहाँ पे वर्शिप भी ऐड है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्शिप ऐड नहीं था स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट इट इंश्योर्स जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड प्रमोट्स फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अच्छा, अगर तीसरे को देखें, तीसरा कह रहा है इट स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ अथॉरिटी लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अथॉरिटी दी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी है, वो दी है किसको? पीपल ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसीलिए जो संविधान की प्रीएम्बल की सबसे पहली लाइन है वो यही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो अथॉरिटी किसको दी गई है? भारत के लोगों को दी गई है। चौथा स्टेटमेंट है इट डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज़ अ कंट्री दैट इज़ सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड मोनार्किकल। देखिए, इसमें भी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, सोवरेन, संप्रभुता जो होती है, ठीक है, वो भारत की है। मोनार्किकल नहीं है, क्या है? रिपब्लिक है, मतलब गणराज्य है। यहाँ जो शासन है वो लोगों के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ के लोग जो है वो अपने शासक को चुनते हैं, तो वो एक रिपब्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड एन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन इन जून 2022। तो कौन सी कंपनी ने सूर्य नूतन को लॉन्च किया है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल ने ही इस इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम को लॉन्च किया, जिसका नाम है सूर्य नूतन, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य, ठीक है, इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 30 जून 1959 को इसका क्या हुआ था? फाउंडेशन हुआ था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात, किसके अंडर में काम करता है? तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसके अंडर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग 1857 सिपॉय म्यूटिनी द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड बाई। तो 1857 में जो सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, उस समय जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, इनको अरेस्ट किसने किया था? तो सही जवाब है विलियम हडसन। तो विलियम हडसन ही थे, मेजर विलियम हडसन, जिन्होंने बहादुर शाह जफर को कैद किया था, ठीक है। इनका अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, मुगल शासक थे, कब हुआ था इनका? वैसे जो राज्याभिषेक है वो किया गया था 28 सितंबर 1837 में इनका राज्याभिषेक किया गया था, ठीक है। और 1857 में ही क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। बेचारे ज़्यादा दिन तक राज कर नहीं पाए, ठीक है। जब इनको अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद में हुआ इनका ट्रायल चला। कहाँ? रेड फोर्ट यानी लाल किले में ही इनका ट्रायल चला। इनको सजा वजा सुनाई गई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया? इनको भेज दिया बर्मा, म्यांमार, ठीक है। बर्मा भेज दिया इनको, वही तकरीबन 1858 में इनको भेज दिया बर्मा, वहीं जेल में कैद कर दिया। और बेचारे क्या किए? 1862 में इनका वहीं जेल में ही, वहीं बर्मा में ही निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट कब किया इंडिया ने? तो सही जवाब है 1974। बहुत इंपॉर्टेंट था। डेट क्या थी? 18 मई 1974 को हमारे प्यारे भारत देश ने पहली बार अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है सक्सेसफुली
किया था। कहाँ पे? राजस्थान में एक जगह है पोखरण। इस पे मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की, अच्छी मूवी है, देखिएगा ज़रूर। इसी पोखरण परीक्षण के ही पार्ट थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। और इनका कोड नेम क्या था? पृथ्वीराज, ठीक। खैर, अगर बात करें इसकी इस न्यूक्लियर टेस्ट की, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया था, एग्ज़ाम में आ सकता है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम दिया गया था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। और इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में भारत 6वां ऐसा देश बन गया जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हो चुका था। बाकी के 5 कौन कौन थे? USA था, ठीक है, सोवियत यूनियन उस टाइम पे था। सोवियत यूनियन बोले तो जो आज का रशिया है, वो 1991 में टूटा था, पर 1974 में तो पूरा सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, तो सोवियत यूनियन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन था? ब्रिटेन था। फिर चौथे नंबर पे था फ्रांस, और 5वें नंबर पे था चाइना, और 6ठे नंबर पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, डेट क्या थी? 18 मई 1974, पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाओमी ओसाका इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो नाओमी ओसाका कहाँ की रहने वाली हैं? जापान की रहने वाली। कौन से स्पोर्ट्स से ये संबंध रखती हैं? तो सही जवाब है टेनिस। टेनिस खेल से संबंध रखती हैं। कौन? नाओमी ओसाका, जापान की रहने वाली है। और भी कौन कौन से लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, फेमस हैं? जैसे सानिया मिर्ज़ा, कहाँ से? इंडिया से, अपने ही भारत से, ठीक है। और कौन से फेमस लोग हैं जो टेनिस के लिए जाने जाते हैं? सेरेना विलियम्स। और कौन कौन से लोग हैं? साइमोना हेलेप, पेत्रा केवितो, बहुत सारे लोग हैं। खैर, अब अगर बात करें और एग्ज़ाम स्पोर्ट्स की, जैसे बैडमिंटन प्लेयर, ठीक है। तो बैडमिंटन के और कौन कौन से फेमस प्लेयर हैं भारत में? कौन से? PV सिंधु, ठीक है, बैडमिंटन के लिए फेमस है। और कौन है? साइना नेहवाल। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं तो बहुत इजी, हमें लगता है कि बहुत इजी है, आ जाएगा, बट उस समय पे ध्यान ही नहीं आता, और अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो ये ध्यान रहे कि कौन कौन से लोग हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और किस स्पोर्ट्स से बिलोंग कर। जैसे टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस में एक इंडियन प्लेयर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन कौन है? मनिका बत्रा, याद रखिए इनको, ये सब काम आने वाला है। मनिका बत्रा। स्क्वाश में इंडिया का कौन है? आपको पता है? सौरव घोषाल। भारत से कौन है? सौरव घोषाल। और एक प्लेयर हैं जो कि स्क्वाश के लिए जाने जाते हैं, इंडियन है। कौन? दीपिका पल्लिकल कार्तिक। दीपिका पल्लिकल कार्तिक, ठीक है। ये स्क्वाश के लिए जाने, ये तो ये इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स थे जो इन स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर। तो ऐसे कौन से ये जो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स कोल्ड वॉर से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जो है इंसिडेंट है, इवेंट है, वो कोल्ड वॉर से संबंध नहीं रखता है? तो सही जवाब है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ये कोल्ड वॉर से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? देखिए क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था, तो ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इसी ट्रीटी के साथ में क्या हुआ था, दोनों जो जर्मनी और एलीट पावर्स थी, जर्मनी और एलीट पावर्स, उनके बीच में ट्रीटी हुई थी। उससे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एंड हो गया था। कब? 1919 में। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ सालों बाद 1939 में फिर से हिटलर ने क्या किया, इस ट्रीटी को वायलेट कर दिया। और उसके बाद में फिर क्या शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2। और उसी वर्ल्ड वॉर 2 के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 तो खैर ख़त्म हो गया
1945 में, ठीक है, 1945 में, 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो है शुरू हुआ क्या, कोल्ड वॉर। कब से शुरू हुआ, 1945 से शुरू हुआ और ये चलता रहा 1991 तक, जब तक सोवियत यूनियन, यानी जो आज का रशिया है, ये सोवियत यूनियन टूट नहीं गया, तब तक ये कोल्ड वॉर चलता रहा। कोल्ड वॉर, इसको कोल्ड वॉर ही क्यों कहते हैं, कोल्ड वॉर मतलब ये बहुत ठंडा ठंडा सब चल रहा था, मतलब कि जो देश थे एक दूसरे के ऊपर, वो कोई भी किसी भी हथियार से कोई हमला नहीं हो रहा था, बस जो है ट्रेड के मामले में या और अदर चीज़ों के मामले में वो वॉर चल रहा था, ठीक है, इसीलिए उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। 1991 तक चला है। इसी कोल्ड वॉर के ही ये इवेंट्स हैं, क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस, ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन और बर्लिन ब्लॉकेड। ये किसके ये इवेंट किस पीरियड में हुए, कोल्ड वॉर के पीरियड में हुए, जो कि कब से कब तक था, 1945 से 1991 तक था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग पर्सन्स हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है जिसके ऑर्डर में इन लोगों ने प्रेसिडेंसी संभाली थी। खैर ये सही, एकदम सही ऑर्डर है, 1 2 3 4। जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो नीलम संजीवा रेड्डी जी का टाइम था 1977 से 1982 तक, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह का था 82 से, मतलब 1982 से 87 तक था। फिर आर वेंकट रमन जी का था 1987 से 1992 तक, और शंकर दयाल शर्मा जी का था 1992 से 1997 तक। तो आप देख सकते हैं कि ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो नीलम संजीवा रेड्डी पहले आए, उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन और फिर शंकर दयाल शर्मा। इस लिस्ट में तो एटलीस्ट यही सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ रीजनल ऑफिस ऑफ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वॉज इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। किस देश में हाल ही में HAL का एक रीजनल ऑफिस जो है वो खोला गया। तो सही जवाब है, कहाँ पे खोला गया, मलेशिया में खोला गया, ठीक है, मलेशिया में खोला गया। मलेशिया की कैपिटल है कुआला लुम्पुर। यहीं पे इसका रीजनल ऑफिस जो है वो खोला गया, किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, इसके पहले एक इस प्रेसिडेंट वाली चीज़ में एक मिस हो गई थी। अभी जो हमारी करंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, करंट की जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं उस समय बताना भूल गया, फिर से बता दे रहा हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी इस अभी जो हैं ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत देश की, ठीक है। इनके बारे में एक और ख़ास बात कि ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में हुआ, मतलब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 47 में, उसके बाद में इनका जन्म हुआ है। तो ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं और अभी इंडियन लीडरशिप की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति ये रह चुकी हैं, मतलब अभी हैं। तो इनके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि मुझे लगा आपको बताना चाहिए। खैर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाँ, HAL ने अपना रीजनल ऑफिस खोला कहाँ पे, कुआलालंपुर में। HAL के बारे में अगर बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1940 में, 1940 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में। HAL के हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलोर में। किसके अंडर में काम करती है HAL, तो जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है HAL, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मार्क्स द फर्स्ट एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, तो अधिकतर लोग क्वेश्चन में मार्क करेंगे गल्फ ऑफ ओमान है, तो जहाँ ओमान दिख गया उसको लगा दिया, कि ये है गलत। सही जवाब है इंडिया, फ्रांस और UAE। ये 3 ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने ये ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कि कहाँ पे हो रही है, गल्फ ऑफ ओमान में हुई, वहाँ पे इन तीनों नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, मतलब कौन से नेवल शिप में, तो पार्टिसिपेट किया है INS तरकश। फ्रांस की तरफ से तो फ्रेंच शिप है, कौन सी,
सुरकोफ। सुरकोफ जो शिप है उसका नाम है, फ्रांस की तरफ से पार्टिसिपेट किया, और यूए की भी नेवी के जो वेसल्स रहे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो सही जवाब क्या है? इंडिया, फ्रांस, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवी कैरीज आउट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ मेड इन इंडिया हैवी वेट टॉर्पीडो टू डिस्ट्रॉय अंडर वाटर टारगेट, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉर्पीडो? तो अंडर वाटर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हैवी वेट टॉर्पीडो इंडिया ने बनाया है, क्या नाम है? सही जवाब है वरुणास्त्र। तो उस टॉर्पीडो का नाम है वरुणास्त्र। क्या नाम है? वरुणास्त्र, HWT। इसका मतलब क्या? यही, हैवी वेट टॉर्पीडो। ठीक है, इसकी अगर स्पीड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 नॉट्स है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग डेप्थ है, मतलब कितनी गहराई तक काम कर सकती है, तो वो है लगभग 600 मीटर। किसकी? इस वरुणास्त्र की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किसके द्वारा की गई है? ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप सही मार्क करके आए, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिराज 2000 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट, HAL तेजस इज अ डेल्टा विंग फाइटर जेट, और राफेल इज अ हाइपरसोनिक फाइटर जेट। देखिए सही जवाब है इसमें सिर्फ टू ओनली। क्यों? क्योंकि जो मिराज 2000 है ना, ये ट्विन इंजन फाइटर जेट नहीं है, ये है सिंगल इंजन फाइटर जेट। ठीक है, दूसरा सही है, HAL तेजस जो है वो डेल्टा विंग फाइटर जेट है। राफेल क्या है? ये एक हाइपरसोनिक फाइटर जेट नहीं है। राफेल जो है ये एक्चुअल में डबल इंजन है। ठीक है, राफेल क्या है? ट्विन इंजन फाइटर जेट है। ये जो है राफेल जो है वो ट्विन इंजन फाइटर जेट है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा इन तीनों स्टेटमेंट्स में? दूसरा वाला, यानी HAL तेजस जो है वो डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A and R and choose the appropriate option given below। देखिए स्टेटमेंट है असर्शन, द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल आर वेरी कोल्ड। तो आर्कटिक सर्कल ये रहा, ठीक है, और नॉर्थ पोल ये रहा। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एरिया है बहुत ठंडा होता है। तो हाँ, बिल्कुल ठंडा होता है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। ठीक, दूसरा, द सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? स्लैंट पे होती हैं, तिरछी होती हैं। तो उस वजह से वहाँ पे हीट भी बहुत कम होती है। इस वजह से क्या होता है? वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ A एंड R आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, और R जो है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो सही जवाब है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अच्छा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, पहली बात तो ये पता होना चाहिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता क्या है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं प्राइमरी, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं और एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए फ़र्क ये होता है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली रिलीज नहीं होते। जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, प्लास्टिक हो गया, DDT हो गया, ये सारे ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ अकेला ओजोन ही ऐसा है जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होते हैं, ये कंबाइन होकर रिलीज होते हैं। जैसे किससे? जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन, फिर नाइट्रोजन गैस जो होती है, इन सब से मिल के क्या होता है? ये ओजोन लेयर जो होती है वो डिप्लीट हो जाती है। तो ओजोन यहाँ पे क्या है? वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। मतलब ये इन सब के कॉम्बिनेशन के ये जब एक साथ कंबाइन करते हैं तब ये पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। बाकी के सारे जो हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केव द केव पेंटिंग ऑफ द सीन रिलेटेड टू शिव मैरिज हैज़ बीन फाउंड। तो कह रहा है कि कौन सी केव में जो है वो शिव की मैरिज की जो पेंटिंग है वो पाई गई है। तो सही जवाब है बादामी केव्स में। वैसे बादामी है कहाँ पे?
कर्नाटका में, कर्नाटक में एक प्लेस है बादामी, वहाँ की केव्स में ये पाई गई हैं। अजंता की केव्स कहाँ पे हैं? ये महाराष्ट्र में है। एल्लोरा की केव्स ये भी आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। और फिर आती हैं कौन सी? तीसरी वाली, सित्तनवसल केव्स। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? बेसिकली ये पाई जाती हैं आपकी तमिलनाडु में। तो अगर क्वेश्चन आए, पूछ सकता है कि ये केव्स किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो सही जवाब है तमिलनाडु। अजंता महाराष्ट्र से, एल्लोरा भी महाराष्ट्र से, सित्तनवसल तमिलनाडु से और बादामी केव्स कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट क्या है? कंट्री है, इधर और इधर है उसकी कैपिटल। तो सबसे पहले लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। डेनमार्क की कोपेनहेगन और वियतनाम की हनोई। तो 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। तो सही ऑप्शन ये है। अच्छा, अगर हम बात करें इन सारी कंट्रीज़ की, ठीक है, तो लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। क्वेश्चन पूछ सकता है एफकैट में, लेबनीज पाउंड। लेबनान की करेंसी लेबनीज पाउंड। जॉर्डन की करेंसी क्या है? जॉर्डन की करेंसी है जॉर्डेनियन दिनार। ठीक। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन, ठीक है। और वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। तो ये इन सारी कंट्रीज़ की करेंसीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी ये सीरीज़ ज़रूर भेजिए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आपके एफकैट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अपने दोस्तों के भी भेजिए और कहिए कि हमें सपोर्ट करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।